नमस्कार साथियों। प्रीवियस ईयर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की डिक्टेशन में यह 7वीं डिक्टेशन है। इससे पहले हमने 6 डिक्टेशन रिकॉर्ड कर ली हैं जो प्ले लिस्ट में है। अगर आपने उनको नहीं लिखा है तो एक बार ज़रूर जाके लिखें। इस डिक्टेशन की स्पीड भी 140 WPM की रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़फोड़ करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हों या तोड़फोड़ करने वाले हों, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस आशा से लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की भावना लाने के लिए इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की है। एक कारण यह भी रहा है कि मृत्यु दंड समाप्त करने के बारे में जैसी जनता की भावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित नहीं समझा है। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधन किया गया, तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई थी। लेकिन इतने दिनों तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़-फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़-फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया है कि वह इस दिशा में शीघ्र कदम उठाए। रेल दुर्घटनाओं के संबंध में समिति ने जो रिपोर्ट दी है, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और गृह मंत्रालय रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़-फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनमें पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है। जहां दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई, वहां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है। समिति ने कहा है कि पुलिस ने ऐसी कुछ घटनाओं की जांच पड़ताल की है और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में सफल रही है। महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह महिलाओं की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती है अथवा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य मंत्री ने इस आरोप के जवाब में यह जरूर कहा है कि महिलाओं को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आती हैं, वहां अपराधियों को दंडित किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने प्रदेश की सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि वंचितों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल कुछ घटनाएं ही इसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक महिलाओं पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएं घट चुकी हैं। आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसकी घटनाएं उनमें शामिल नहीं हैं। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या क्या कदम उठाए हैं, लेकिन यह सब बताने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं
जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसी सूरत में कार्यवाही संबंधी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा सकता है? महोदय, समस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से संबंध रखती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया है और क्षेत्रफल को बढ़ने से रोक दिया है, तो उस सूरत में किसान ने पैदावार के अच्छे साधन अपना कर जितनी जमीन में वह गन्ना पैदा करता है, उसमें ही अधिक गन्ना पैदा कर दिया जाए तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी? मेरा निवेदन है कि यह सवाल घनी खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है। सवाल यह है कि जितना गन्ना चीनी में लग सकता है, आज वह उस सीमा तक पहुंच गया है। अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद बढ़ नहीं सकती है। गांव में जाकर हम देखें तो बहुत से लोगों को चीनी खाने के लिए नहीं मिलती है। वे चीनी खाना भी चाहते हैं, मगर चीनी के दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर गांव वाले चीनी नहीं खरीद सकते हैं। अभी चीनी पर से कंट्रोल हटा है और चीनी के दाम भी कम हुए हैं। इसके फलस्वरूप चीनी की खपत बढ़ी है। मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के समय में विवाह शादियों का जब मौका था, तब यह कंट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत और भी बढ़ सकती थी। इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि चीनी की खपत बढ़ाई जाए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए करों में कुछ कमी करने के सवाल पर सरकार को विचार करना होगा। कुछ दिनों से समाचार पत्रों में इस तरह की बातें छप रही हैं कि सरकार चीनी पर करों को कम करने के बारे में विचार कर रही है। अब समय आ गया है कि इसे क्रियात्मक रूप दिया जाए। लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका अवश्य स्वागत करेंगे। महोदय, अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 2% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ की दूसरी भाषाओं के जानने वाले कई करोड़ नागरिक हैं। उनमें से अगर इस 2% को हटा दिया जाए तो शेष लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए तथा जानकारी देने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें और अंग्रेजी से केवल अनुवाद मात्र हुआ करे। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है, कई सालों से हमारे देश की मुख्य राजभाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी उसकी सहकारी भाषा बनी रहेगी। मैं चाहता हूं कि अभी से ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि देश भर में हिंदी के माध्यम से यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। मैं तो आपको बधाई दूंगा कि लोकसभा में हिंदी के काम में बहुत प्रगति हो रही है और अगले सत्र से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप साथ साथ अनुवाद करवाया करेंगे। अगर इस काम में हमारा मंत्रालय पिछड़ा बना रहे तो यह बड़ी दुखदाई बात होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सूचना मंत्री इस प्रतिवेदन पर तो ध्यान दें, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि हिंदी माध्यम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम होने में प्रगति हो सके। महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन किसी भी बेईमान आदमी को माफ़ नहीं करेगी। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे। यह प्रचार इतना ज़्यादा किया गया कि मजबूर होकर सरकार को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े जो अपने ही सलाहकारों की राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय देने को तैयार है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने करों की दरें इसलिए कम की
ताकि कर चोरी कम हो सके और छापों का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया ताकि कर चोरी की कीमत ज़्यादा देनी पड़े और लोग कर चोरी करने से बचें। सरकार करों के बारे में इस साल एक नया और कानून पेश करेगी। इसके साथ ही साथ संपत्ति जब्त करने और छापे मारने के बारे में सभी नियमों की घोषणा भी की जाएगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। समाप्त।